हेलो हाय वेलकम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ उमर निसार और आप अभी देख रहे हैं मीज़ान द राइज़ पॉडकास्ट। आज हम यहां पर जो बात करने वाले वो है कश्मीर की शान में कह सकता हूं, ऐसे साइकिलिस्ट कश्मीर से जिन्होंने बस कश्मीर का ही नहीं, अपना ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आदिल तेली है आज हमारे साथ। इनके 2 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, यानी 2 बारी इनका नाम जो है वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच उमर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपको इससे पहले भी पूछ रहा था कि आप साइकिल पे आए या गाड़ी में आए? नहीं, ट्रेनिंग तो सुबह ख़त्म हो गई। अभी अच्छा। तो बस गाड़ी से ही आए हैं। ग्रेट आदिल, थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारे दिखने वाले हैं काफ़ी मे बी बाई फेस आपको ना जानते होंगे, जी। है ना? सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। एज यू सेड कि मैं आदिल तेली हूँ और साइकिल से कहानी शुरू हुई जो पूरी दुनिया तक पहुँची। ग्रेट। मैं नारपल से बिलोंग करता हूँ और नारबल श्रीनगर से। जी, और ग्रेट। मेरी साइकिलिंग ऑलमोस्ट अब 12-13 साल हो गए साइकिल चलाते हुए। एज क्या है? ना ही बताया अच्छा है। गूगल कर लेंगे। सभी जानते हैं गूगल से। ग्रेट। सो फिर और कहानी एक ऐसे सपने से हुई कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। और बस ये नहीं पता था, शुरुआत साइकिल से की थी। घर वालों ने बोला कि मैं मार्केट जाता था साइकिल रोटी लाने या कुछ लाने, लेकिन ये नहीं पता था कि साइकिलिंग फिर उम्र भर करनी पड़ेगी। और पिछले 12-14 सालों से जैसे साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं। सो आप साइकिल पे ही निकलते थे बचपन में? हाँ, मतलब लाइक जब भी मैं घर से बाहर से था या स्कूल जाते थे, कहीं पे जाना पड़ता था, तो मैं नॉर्मली तब साइकिल से ही जाता था अपने। जो आपका पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कश्मीर टू कन्याकुमारी, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे जैसे चैलेंजिंग चीज़ें करना बहुत पसंद है। क्या बात। और मैंने 2019 में श्रीनगर टू लेह एक राइड की थी। नॉर्मल राइड थी वो, बस अपने आप को चेक करने के लिए क्या मैं एंडोरेंस में फ़िट हूँ, या कोई भी नेक्स्ट चैलेंज लेने के लिए क्या मैं सही रहूँगा। जब वो बहुत अच्छा मतलब इवेंट गया, उसके बाद 2020 में हमने प्लानिंग की कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी करूँगा, ना कि करूँगा मैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल के लिए बीट करने की कोशिश करूँगा। क्या बात। पूरे 1 साल तैयारी की, प्लानिंग की, बट उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, और फिर इक्विपमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी जो गेम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। और प्लान इसलिए नहीं एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसमें हमें फिजियो चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, मैकेनिक चाहिए, कैमरामैन चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा वो भी साथ चाहिए, क्योंकि ये लोग गाड़ियों में चलते हैं जब हम राइड करते हैं किसी भी टाइटल रिकॉर्ड के लिए। गाड़ियाँ 2 भी साथ, उनके लिए पूरा जो टीम, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है। स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि लोग यकीन नहीं कर रहे थे तब तक कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये बीट हो पाएगा। क्या बात। इसके बाद जो रिएक्शन था वो देखने लायक था सभी लोगों का, जिन्होंने उससे पहले मना किया हुआ था। लेकिन 2021 में फाइनली सब सारी चीज़ें हैंडल हो गई। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का योगदान रहा है मेरी, जब हमने उस टाइटल के लिए हम ढूंढ रहे थे स्पॉन्सर्स। और जब 2021 में शुरुआत हुई कश्मीर टू कन्याकुमारी की, जब फाइनली जो पोस्टर रिलीज़ हुआ था कश्मीर में कि पहली बार जम्मू कश्मीर से कोई लड़का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल के लिए जाएगा क्या और इसको बात। बीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। ये नॉन स्टॉप था क्या? नहीं, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी टोटल टाइमिंग्स ऐड होती है। अगर आप स्टॉप भी लेते हो कहीं पे, वो भी ऐड होंगी। अगर आप कहीं पे खाने बैठ जाते हो, इवन ऑन द रोड्स, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि जैसे मैं कश्मीर से, जब मैंने लाल चौक से स्टार्ट किया था अपने राइड, और हमारे डिविजनल कमिश्नर ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था उस टाइम, बदकिस्मती से पूरे दिन बारिश पड़ रही थी जम्मू अच्छा, श्रीनगर का। पहले दिन? पहले ही दिन ही अच्छा। जम्मू श्रीनगर का हाईवे, आपको पता ही था 2021 में कैसा था। बहुत ज़्यादा मतलब अजाब हुआ था जब हम राइड कर रहे थे उस टाइम। लेकिन मेरी टीम ने मुझे पहले ही बताया था कि हमने पहले उसको एनालाइज़ किया था, जो उसने ये रिकॉर्ड बनाया था। हमने उनको बोला था कि टीम ने बोला कि हमें अगर इसने इतने किलोमीटर चलाए तो हमें इससे ज़्यादा किलोमीटर चलाने पड़ेंगे, इसको हमें हर दिन लीड करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही थी कि पहले दिन ऑलमोस्ट हम 20 किलोमीटर्स पहले दिन के टारगेट से पीछे रहे थे, क्योंकि ओह। बारिश की वजह से। तो उसके बाद जब हम आगे पहुंचने लगे, जम्मू क्रॉस करने लगे और पठानकोट की ओर बढ़ने लगे, तो मौसम थोड़ा चेंज होने लग गया, तो हमारी राइड बहुत अच्छी जाने लगी। ग्रेट। कश्मीर टू कन्याकुमारी जब हम चल रहे थे, मुझे पता था बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, ठंड का मौसम होता है। लेकिन जब भी हम साउथ की ओर बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो हमें पहले ही ये पता था कि हमें इस चैलेंज को आगे जाके फेस करना पड़ेगा। आसान नहीं था। डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड ठीक चल रहा था। डे फोर्थ, डे फिफ्थ जब जो शुरू हुआ, बॉडी ने अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया। रिएक्शन क्या हुआ था? लाइक मेरी जब सैडल पे बैठता हूँ, क्योंकि हम उस सैडल पे, मैं पहली बार ऐसे यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम सैडल पे बैठते हैं
उस सीट का जो पोर्शन था छोटे छोटे ब्लस्टर्स निकलते थे। जब वो छोटे छोटे ब्लस्टर्स फटते थे तब इतना ज़्यादा अनबेरेबल पेन हो पा रहा था, हम सीट पे नहीं बैठ पा रहे थे। हमने बहुत अच्छी यूनिफॉर्म्स मंगवाई थी बाहर से, लाइक जापान से मंगवाई थी मैंने यूनिफॉर्म। मैंने एक यूएसए की यूनिफॉर्म मंगवाई थी ताकि मुझे हमें कंफर्टेबल फील हो, हम 6-7 घंटे की राइड कर पाए। लेकिन उसके बाद जब भी हम साउथ मतलब नागपुर आगरा मतलब ग्वालियर सागर की ओर बढ़ने लगे तो रिएक्शंस इन द सेंस कि मेरे जो आर्म्स थे, मेरे जो लेग्स थे, इससे स्किन उठना शुरू हो गया, मतलब डैमेज होना हो गया क्योंकि धूप की वजह से बहुत ज़्यादा सनबर्न हुआ। लेकिन ये था कि हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट मेरा साथ, हम लोग कंटिन्यू हाइड्रेट रहते थे कि हमें क्या करना है। और टीम ने पहले ही बताया था कि हम लोग डे 5 से हमने लीड लेना शुरू कर दिया पीछे टाइटल से, जो पुराना रिकॉर्ड था गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। ग्रेट। और टीम ने कंटिन्यूसली बताया कि अच्छा जा रहा है बहुत। लेकिन फिर भी मुझे दिमाग में जब आगे जाके मुझे एक बोर्ड दिखता था, उस पर मुझे जब लिखा हुआ आता था कि अभी 2500 किलोमीटर कन्याकुमारी है, तो मुझे दिल में ये आता था कि कब ये 2500 किलोमीटर अब ख़त्म होंगे। सो यही चीज़ था। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि आसान नहीं है। डे 7 शुरू हुआ था, लास्ट दिन बचा था उसके बाद, और मैंने सोचा कि मैं अब छोड़ दूँगा। अनबेरेबल पेन, नी पे इंजरी आई थी मेनिस्कस की, और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी नी पे। रात के 2:30 बजे मैंने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और मैंने उससे ये पूछा कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन हो रहा है। और माँ ने एक ही बात बताई थी, क्योंकि एज यू नो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, और आज अगर एक ऐसी लाइफ मिली है, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है। डेफिनेटली। माँ ने एक बात बताई कि आपको सब चीज़ें याद है, आपने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की है, अगर आप उस जोन में वापस जाना चाहते हो, इट्स ऑल तो गिव अप। तो गिव अप करो। अगर आप नहीं जाना चाहते उस जोन में, अगर आप अपने मतलब ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो, ये वो मौका है, गो फॉर इट। सो वो बात बोली। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं चलता गया फिर से। मैंने ये नहीं सोचा कि चलो, मैंने बोला स्वेलिंग आई हुई है, पेन जो है टेम्परेरी है, लेकिन जो लेगेसी रहेगी वो ज़िंदगी भर रहेगी। क्या बात। तो वो चीज़ था। उसके बाद मैंने जब फिनिश किया कन्याकुमारी में, और 9 अराउंड 7 बजे हुए थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली बार मैंने देखा था ज़िंदगी में किसी का इतना सपोर्ट मिलना। मेरी जो स्पॉन्सर्स थे वो ऑलरेडी कन्याकुमारी पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरा वहाँ पे रेडी किया था कि अब यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक करके आने वाला है दिन। लवली। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट हुआ ऑलमोस्ट 6 आवर्स के मार्जिन से। सो आपने कितने टाइम में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया या ब्रेक किया? मैंने ब्रेक किया था। ब्रेक किया था। जो इसका पहला रिकॉर्ड था वो 8 days 7 hours 38 minutes का था। क्या मैंने 8 days 1 hour 39 minutes में किया। ओह लवली। तो उसके बाद ये ज़्यादा मतलब पूरे इंडिया में चर्चा में रहा कि एक ऐसा लड़का कश्मीर से आया जिसने कश्मीर टू कन्याकुमारी 8 दिन 1 घंटे और 39 मिनट में कंप्लीट किया है। इसके पीछे कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग, हार्डवर्क, डेडिकेशन और स्ट्रगल रही होगी। सो लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टोरी जानी। लेकिन मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा, मैंने ठीक है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट होगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिनिश करने के बाद मैं हॉस्पिटल चला गया, जहाँ पे मुझे ड्रिप लगी, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुई थी। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था टांगों पे, बिल्कुल मैं रोने लगा। मेरे को 4-5 लोग संभाल रहे थे वहाँ पे उस टाइम। एक फ़ोटो मैंने देखा था, आप सजदा कर रहे थे वहाँ पर। उस टाइम ये लगा था कि शायद अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, और उसने ये स्ट्रेंथ दी, हिम्मत दी कि मैं इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करूं। बस उसको शुक्रिया किया, और वहाँ पे लगा कि फाइनली अब ये चीज़ पूरा हुआ जिस चीज़ की मैंने तमन्ना की थी। वो फीलिंग कैसे थी, वो ब्रेक करने के बाद वो सजदा करना? वो फीलिंग ना, मतलब हमने क्रिकेटर्स को देखते हैं, सेंचुरी मार लेते हैं फिर वो सजदा करते हैं, एक फीलिंग जैसे लगती है ना ये। जी बिल्कुल। सो इन दैट केस आपको क्या फील हुआ था तब? देखिए, जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो वीडियो में, वो पिक्चर में, वो जब मैंने वो सजदा किया था, तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि बहुत ज़्यादा पेन हुआ, लेकिन ये आई थिंक ये वहाँ से मुझे हिम्मत मिली थी कि मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाऊँगा। लेकिन वहाँ पे जो खुशी मिली थी, मुझे लगा वो उतनी नहीं थी। मैंने बोला चलो ठीक है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट हो गया। और मैं दूसरे दिन जब घर, मुझे पूरा मीडिया हाउस से कॉल्स आने लगे, पूरे इंडिया से, गवर्नर ऑफ से कॉल्स आने लगे कि आप कश्मीर आ जाओ। तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। जब मैं नेक्स्ट डे मैंने फ़्लाइट मिली वहाँ पे, और मैं बोर्डिंग की, मुझे चेक करा गया, फिर फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुई थी, मैं स्टैंड नहीं हो पा रहा था। तो नेक्स्ट डे भी मैं घर नहीं आ पाया। फिर उसके नेक्स्ट डे जब मैं घर आया, एक मतलब अलग ही फील हुआ। एयरपोर्ट पे एक VIP ट्रीटमेंट, अलग रूम से, पूरी सिक्योरिटी साथ। मतलब चलो ठीक है, एयरपोर्ट पे होगा, दैट्स इट, ख़त्म मसला। लेकिन उसके बाद मैं बाहर निकला, वहाँ पे मेरे मम्मा पापा आए थे, मेरे दादाजी आए थे, और मेरी माँ ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि आई नो कि वो एक ऐसी फीलिंग थी, बहुत खुशी के आंसू थे वो। खुशी के आंसू थे। मैंने बोला ठीक है, अब ख़त्म, अब घर जाऊँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जो 4-5 गाड़ियाँ मेरे साथ थी, जब मैं घर आ गया, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मैंने आज तक उतने लोग
सीएम की रैली में भी नहीं देखे जितने मुझे जो नेशनल हाईवे पूरा ब्लॉक हुआ नेशनल था हाईवे ना। ब्लॉक करना पड़ा, मुझे सिक्योरिटी मंगानी पड़ी और मुझे प्रोटेक्ट आई करने हैव के सीन लिए। द वीडियोस। और मुझे गाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे लोग, मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने ज़्यादा लोग मुझे सिर्फ देखने के लिए आए, क्योंकि मैं उसी मोहल्ले में आया हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ से लोग मुझे देखने आए थे मुझे पता भी नहीं था। जिस रास्ते में मुझे 5 मिनट घर लगते उस रास्ते में मुझे 2 घंटे लगे घर पहुँचने में। तो वो लोगों का प्यार वहाँ पे मुझे लगा कि शायद मैंने ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट किया और कश्मीर का नाम आगे लेके गया हूँ। ग्रेट। एक वीडियो मुझे याद है कि जहाँ पर एक मस्जिद में दुआ किया जा रहा था आपके लिए, है ना? बेसिकली आपने सही बोला, और डे 6 चल रहा था मरकज़ी जामिया मस्जिद में। मैंने जैसे बोला कि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया जहाँ पे मैं रहता हूँ। मरकज़ी जामिया मस्जिद ने इमाम ने दुआ किया कि एक लड़का अपनी कश्मीर अभी जो कश्मीर का नाम आगे लेने गया है, तो बहुत ज़्यादा दुआएं मिली और उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी हासिल करे। क्या बात, तो अब कामयाब हो भी गए ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बहुत अच्छी लाइफ है अभी। क्या बात। सो जो दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद जैसे हम कुछ ज़िंदगी में अचीव करते हैं ना, हमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है भाई साहब अब और चाहिए। एंड क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए ज़िंदगी में हर एक चीज़ को लेकर। आपने सही बोला। देखिए जब तक हम ज़िंदगी में गोल्स नहीं रखेंगे ना, हम ज़िंदगी में, देखिए हमें जब भी हम कल मॉर्निंग में उठते हैं हमें पता होना चाहिए हमें दिन में करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अगर आप बिना गोल्स के लाइफ जी रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप एक टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। आपने सेकंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की। मेरी टीम ने, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी टीम है मेरी, जिसमें कज़न या बाकी सर जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया हम लोग लेफ्ट मनाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेंगे। मैंने बोला पिछले साल ये किया, अब नेक्स्ट ईयर फिर से बोला नहीं आप तैयारी करो। लेफ्ट मनाली आप जानते हो कि हाई अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है और उसमें 5 पासेस ऐसे आते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है लेफ्ट मनाली का। मैंने टीम के साथ बात की, मैं लेह चला गया 1.5 महीने पहले। मैंने ट्रेनिंग करने के लिए मैंने अपने आप को एक्लेमेटाइज करने के लिए मैंने सोचा लेह में टाइम बिताता हूँ। मैंने खरदुंगला की बहुत ज़्यादा राइड्स की, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चढ़ती मैं साइकिल पे चढ़ता था खरदुंगला में। वहाँ गाड़ियाँ नहीं चढ़ती है? मतलब बहुत टफेस्ट रोड है लेकिन वहाँ पे लोग हैरान होते थे कि क्योंकि वहाँ पे साइकिलिस्ट जाते हैं साइकिल पे खरदुंगला, लेकिन वो ब्रेक्स में जाते हैं, रुकते हैं फिर जाते हैं। लेकिन मैंने लेह से शुरू किया था, मैं खरदुंगला में नीचे उतरा था। तो उसके बाद जो सेकंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था मेरा लेफ्ट मनाली का, टीम ने बोला कि इसको 35 आवर्स का ये टारगेट है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया वो 35 आवर्स का है। तो मैंने उनको बोला कि मैं अंडर 30 आवर्स करूँगा। तो हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट आर्टिकल आया था कि कश्मीर से आदिल तेली, उसने बोला कि मैं लेफ्ट मनाली अंडर 30 आवर्स करूँगा। तो वो न्यूज़ वायरल चली गई पूरे इंडिया में। मुझे इंडियन एक्सप्रेस से मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉल्स आने लगे, मुझे इंडियन एक्सप्रेस से कॉल्स आने लगे कि आप लेफ्ट मनाली कर रहे हो अंडर 30। प्रेशर बढ़ रहा है। तो लोगों ने अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी। तो पूरे मीडिया हाउसेज से कॉल्स आने लगे कि ऐसे कश्मीर से अंडर 30 आवर्स लेफ्ट मनाली कर रहा है। तो राइट, मैंने 11 सितंबर को लेफ्ट मनाली का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो राइड शुरू की थी। मुझे लगा था आसान है क्योंकि मैंने टाइम बिताया लेह में, दिक्कतें नहीं आने वाली है। लेकिन उसके बाद जब मैंने राइड की, जब पहला पास आया 40 किलोमीटर्स का, और वहाँ पे बॉडी ने पहली असर दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि क्लाइंब बहुत ज़्यादा था। इसके बाद 4 पासेस और थे। मैं 29 आवर्स सोया नहीं हूँ। 29 आवर्स मैंने स्लीप नहीं किया है। 29 आवर्स मैं रास्ते में ही खाया हूँ। 29 आवर्स मैं रास्ते पे ही, मेरे जो फिजियो सेशंस होते थे, रिकवरी सेशन होते, बिल्कुल रास्ते में थे। अपने फ़ोटोज़ देखेंगे वहाँ पे मेरी आंखें लाल हुई थी क्योंकि 29 घंटे साइकिल पे बैठना और राइड करना वहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उसके बाद मैंने जब हम लास्ट पास पे पहुँचे, वहाँ पे मैंने हिम्मत हार दी। मैंने बोला अब लास्ट पास बचा है लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद जब मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, मैंने अंडर 30 आवर्स ही ब्रेक किया। मैंने 29 आवर्स 18 मिनट्स में लेफ्ट मनाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया है। क्या बात। तो मतलब वो फीलिंग थी कि जिस चीज़ को मैं टारगेट कर लेता हूँ, कि इसलिए मैंने बोला कि हमें टारगेट रखना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया। क्रेजी, बहुत मज़ा आ रहा है सुन के ना। सो मतलब कश्मीर के एक छोटे से गांव से एक छोटे से साइकिल पे शुरू करना, अब आप इंटरनेशनली खेल रहे हैं। मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ आपके, डिफरेंट कंट्रीज़ में आप खेलते हैं। वो फीलिंग कैसे जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए एक आपने सही बोला कि गांव से निकलना मेरे लिए ये ड्रीम मोमेंट्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेस करना, दुबई में रेस करना, सिंगापुर में रेस करना, इवन मैं अपकमिंग में अभी जापान जा रहा हूँ, तो वहाँ पे रेसिंग करना एक अलग लेवल की फ़ीलिंग है। क्योंकि जब आप कश्मीर से लेके एक वर्ल्ड स्टेज पे रेसेस पे करते हो, रिसेंटली मैं
ग्रैंड फाउंडो रेस खेल के आया यूसीआई की ऑस्ट्रेलिया में, और अभी और एक यूसीआई की ग्रैंड फाउंडो सीरीज़ हो रही है जापान में, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लाइफ में जो सपने देखे थे एक नॉर्मल क्लास फैमिली से होके कि मुझे ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, Right. और ये ड्रीम मोमेंट्स है इंसान के लिए, तो फाइनली जब वो पूरे हो रहे वो सपने, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। राइट, आपको लग रहा है कि हमारे यंगस्टर्स के लिए स्पोर्ट्स में करियर बनाना अभी के टाइम पे रियलिस्टिक है? क्या स्पोर्ट्स को हम करियर ट्रीट कर सकते हैं अभी के टाइम पे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था और मेरे सामने एक ग्राउंड था, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रग्बी बहुत फेमस है। वहाँ पे रग्बी हर जगह खेली जाती है। इज़ नॉट अबाउट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट 10-12 कंट्रीज़ में है, लेकिन रग्बी बहुत सारे नेशंस में है। मैंने वहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ देखी। 4 साल का बच्चा था जिसको अपनी माँ अपनी गोद में लेके आ रही थी और रग्बी बॉल हाथ में थमा रही थी। वहाँ पे समथिंग डिफरेंट है, मतलब फॉरेनर्स जो है उनका माइंडसेट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारा। क्योंकि यहाँ पे क्या सोच है कि स्पोर्ट्स खेलेगा, कोई कैरियर नहीं होगा, दरबदरी होगी तो नाम नहीं बनाएगा। मतलब मेरा मानना है कि हर कोई मतलब IAS ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नहीं बनते। आपको आपको बच्चे पे नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है ज़िंदगी में। वो माइंडसेट वहाँ पे एट द एज ऑफ 5th 6th तक स्कूल्स ही नहीं है। वहाँ पे स्कूलिंग नहीं है 5th 6th है। वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं देते 11th 10th 12th क्लास के बच्चे। तो वहाँ पे वो मतलब चीज़ें उन्होंने डेवलप की हुई है जिससे बच्चा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। राइट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वो सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मतलब व्हाट डू यू फील कि क्या पॉलिसी, क्या रोड मैप होना चाहिए सो दैट यहाँ पर जब हम आप जैसे यंगस्टर्स है, आपका भी स्पोर्ट्स में ही करियर है, लेकिन बाकी जो यंगस्टर्स है वो भी अपना करियर कैसे एकदम सेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स में? व्हाट डू यू फील कि क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे लोगों ने 2 चीज़ें अडॉप्ट की है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। लेकिन उनको ये जानना ज़रूरी है दुनिया में बहुत सारे गेम्स हैं जो ओलंपिक्स में खेली जाती है। एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके पीछे बैकअप सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बैकअप एज इन लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे जैसा लड़का, मैंने जो पहली साइकिल लाई थी वो 3000 की लाई थी। आप इमेजिन करो, अभी मैं जो साइकिल चला रहा हूँ वो 7 लाख से ऊपर है। गाड़ी की कीमत की। अभी मैं जो पैडल्स यूज़ कर रहा हूँ साइकिल में वो 90,000 के हैं। जो पैडल्स हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, इवन जो मैं शूज़ यूज़ कर रहा हूँ वो भी 30,000 का है। सो ये है कि अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से कर जाके शाम को पापा को बोलूँगा कि मुझे साइकिल लानी है 7 लाख रुपए की, डू यू थिंक कि वो मुझे बोलेंगे कि ठीक है आप 7 लाख ले जाओ और साइकिल लेके आओ? नहीं ना। सो बैकअप इन द सेंस आपको स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। फॉरेनर्स में जैसे लाइक मैं अभी जैसे बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में खेला, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ठीक है वहाँ पे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी ब्रांड को पिच करते हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप की, बहुत सिंपली मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, ब्रांड का बोलना है। राइट। सो आपको क्या लगता है, हम मेजरली रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ देखते हैं, ड्रग्स के इश्यूज चल रहे हैं, एज एन एथलीट आपका क्या मैसेज रहेगा उन यंगस्टर्स के लिए? हमारे कश्मीर में अभी बहुत से बच्चे ड्रग्स में, पहले मैं सुना करता था कि इसमें सिर्फ लड़के इन्वॉल्व हुए, लेकिन आजकल इसमें लड़कियां भी इन्वॉल्वमेंट, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, लड़कियों की। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको नशे से बहुत दूर करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका सुबह जब हम ट्रेनिंग पे निकलते हैं बिल्कुल फ्रेश एयर, आप हेल्दी रहते हो, आप मेंटली फिट रहते हो, आप फिजिकली फिट रहते हो। फॉर एग्जांपल, जो भी बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो नशे से सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब करता है, वो अपने माँ बाप के सपने भी ख़राब करता है उस चीज़ से। राइट। क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत सारे सपने देखे होते हैं कि हमारा बच्चा कल ये करेगा, हमारा बच्चा ये करेगा, लेकिन जब आप ड्रग्स में पड़ जाते हो आपको उस चीज़ की लत लग जाती है, उनको कुछ नहीं दिखता फिर हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पढ़ाई का प्रेशर, उस चीज़ का प्रेशर, वैसे भी लोग उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा। सो पर्सनली आपको क्या लगता है जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है हमारे यंगस्टर्स पे, जो ड्रग्स है या बाकी जो भी है, सो आप जैसे बात करते, पर्सनली आपको क्या लगता है कैसे उनसे हम बच सकते हैं एज ए यंगस्टर? सभी कश्मीर के जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं ना, उनको आप प्रेशराइज मत कीजिए, उनको स्पोर्ट्स में आने दीजिए या स्पोर्ट्स खेलने दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, डिग्री आपको, बहुत सारे बच्चों का क्या है कि पेरेंट्स का क्या है, डिग्री करेगा कुछ हासिल मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव करेगा, लेकिन जब तक आपके पास, आपके बच्चे के पास स्किल नहीं होगा, आजकल स्किल पे ज़्यादा काम है। आजकल आपको डिग्रीज़ एक अच्छा, बस डिग्रीज़ आपको कहने के लिए कि ठीक है मेरे पास एक ये डिग्री है, मेरे पास ये डिग्री है, लेकिन अगर आपके बच्चे के पास कोई अच्छा स्किल है, उस स्किल को उनको हेल्प कीजिए, चाहे वो किसी में भी है। फॉरेन में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे आर्ट को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे अगर बच्चा कोई पेंटिंग करना है उसको भी, सबसे आप हैरान हो जाओगे। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था और मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे,
वहाँ पे 6th क्लास 4th क्लास 8th क्लास में सिखाते हैं कि प्रेशर कुकर कैसे ठीक करते हैं। वाह, सच में वहाँ पे मतलब वो मड जो जिनको हम ये बोलते हैं कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस रियल जो है, जो यूटेंसिल्स बनाते हैं उनको वो भी सिखाते हैं वहाँ पे, उनको कपड़े धोने सिखाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में नहीं आते हैं, उनकी वजह से उनको स्ट्रेस नहीं आता लाइफ में, क्योंकि उनको सब चीज़ें सिखाते हैं कि फ़ैन कैसे ठीक करना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोने हैं, उनको लाइफ स्किल्स है ना। बिल्कुल एंड जो एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स है, बिल्कुल एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स। राइट। सो आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स जो है वो कितना बहुत ज़रूरी है? मुझे लगता क्योंकि है मुझे एक ऐसे जोक याद आ रहा ना, रिसेंटली एक रील वायरल चल रही थी कि जो हमने मैथ्स में एक्स एंड वाई का वैल्यू पढ़ा था वो लाइफ में काम कहाँ पे आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे जो मैथ टीचर थे 10th में, मेरा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं था 10th में, उसने बोला आदिल अब ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँचोगे। तो उसको दुबई से वीडियो कॉल करना था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था मैंने सोचा था कि सर को बताऊं, सर लुक आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। सो सपने सच में पूरे होते हैं, देखने चाहिए। और जैसे आपने बोला डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपके सर अभी देख रहे हैं, सर आपने डिस्करेज किया है, सो ऐसे जितने भी हमारे टीचर्स देख रहे हैं डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यूनिक टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। सो बट आपको क्या लगता है कि ये यूनिक टैलेंट आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे क्योंकि ये बहुत आपको भी अच्छा काफ़ी लोगों ने ये मेंशन किया होगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, साइकिल से क्या होगा, इससे क्या होगा, बट ये आपको क्या लग रहा है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करें एंड ग्रूम कैसे करें? देखिए मैं उनको बताते चलूँ कि ये सिर्फ मेरे स्पोर्ट का नहीं। आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका मैं जवाब दूंगा। अभी उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये बहुत सारे लोगों का सवाल था कि साइकिल से क्या होगा। साइकिल से वो चीज़ हुई, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे मिलने का मौका मिला साइकिल की वजह से। और बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, कपिल देव सर से मतलब फ़ोन पे बात करने का मौका मिला। ये चीज़ें साइकिल से ही हुई है। आपने भी अभी जो आप पीएम से मिले थे साइकिल पे गए थे क्या? नहीं तब फ्लाइट टिकट्स की मिली थी हमें। सो वो क्या कहानी थी, हाउ यू मेट द पीएम ऑफ इंडिया? देखिए उस टाइम जब प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की विज़िट पे थे, और हमें मौका मिला था उनसे इंटरेक्ट करने का। उनको मतलब ये था कि ये जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसे सितारे हैं जो अभी एक दुनिया लेवल पे अपना नाम कमा रहे हैं। उसमें मेरे कुछ कोलीग्स थे जो जैसे आरिफ खान थे, एक ओलंपियन है, 2 टाइम ओलंपियन है, और वो भी हमारे साथ थे। और भी कुछ एथलीट्स थे, जैसे फेंसिंग की श्रेया थी, भानु प्रताप थे, वो भी टॉप एथलीट एशियन गेम मेडलिस्ट हैं। तो उनसे मिलने का मुझे मौका मिला था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि आज मैं पीएम को सामने देख रहा हूँ। सो एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि शायद कुछ ज़िंदगी में ऐसा अचीव किया है, तो तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और भी आप काफ़ी लोगों से साइकिल की वजह से मिले होंगे? बिल्कुल, जिनको मैं टीवी पे देखता था, उनकी रेसेस देखता था, वो दुनिया के सबसे बेस्ट साइकिलिस्ट में माने जाते हैं। उनके साथ मेरे दुबई में मिलने का मौका मिला, उनके साथ मिलने का, उनके साथ रेस करने का। तो वो चीज़ एक अलग लेवल का था कि जो आप, मुझे लगता है जो आप मैनिफेस्ट करते हो ना ज़िंदगी में कि यार काश मैं ये चीज़ कर पाता, लेकिन जब वो चीज़ पूरी होती है ना, मुझे लगता है कि एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खुद के सपने खुद पूरे करना और खुद के सपनों से कुछ चीज़ें लेना, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट फीलिंग है। एग्जैक्टली, यस। और अब क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैनिफेस्ट तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके ज़रिए मैं उनको बताना चाहूँ कि 2027 में और एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट होने वाला है। सो लेट्स वही हमारे पॉडकास्ट पे रिवील हो रहा है। सो आप नोट कीजिए, और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बीट होने वाला है इंशाल्लाह जी। थोड़ा सा उस बारे में बताइए। देखिए, क्योंकि आप सस्पेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहली बार अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, हाँ, मैंने पहली बार ये यहाँ पे ऐसे डिस्क्लोज किया है कि हम लोग और एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करेंगे 2027 में। उससे पहले मेरा जापान में ग्रैंड फाउंडो सीरीज़ है, उसके बाद दुबई में और एक चैम्पियनशिप है, और पॉसिबली मैं बेल्जियम जा रहा हूँ एक ट्रेनिंग कैंप के लिए। होपफुली चीज़ें बहुत सारी है इन फ्यूचर, बट ये है कि लोगों को, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लोगों को सस्पेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आदिल क्या करने वाला है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ से होने वाला है? इंडिया में ही होगा, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होगा। इंडिया में होने वाला है? नॉर्थ या साउथ? कश्मीर से बाहर है। साउथ इंडिया में? समझो शुरुआत ईस्ट में होगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। आदिल, उम्मीद कितनी ज़रूरी चीज़ है लाइफ में? अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ बदला है, वो उम्मीद से ही बदला है। मेरे माँ बाप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली साइकिल लाई ना 3000 की, आज मैं अगर इतनी भी महंगी साइकिल चला रहा हूँ ना, नहीं खुशी मिलती, क्योंकि जब वो 3000 की साइकिल लाई थी ना, वो दीदी और मामा ने नीडलिंग का काम करके लाया था। जो नीडलिंग क्राफ्ट होता है, वो कश्मीरी क्राफ्ट।
क्योंकि 3500 की वो साइकिल आई थी। क्या बात, मैं उसको रोज़ साफ़ करता था। आज मेरे पास इतनी महंगी साइकिल, और बट वो जो चीज़ थी ना, जो फीलिंग थी वो उसमें। फीलिंग थी ना कि ये मेरे मम्मा ने और मेरी बहन ने मतलब मेहनत करके मेरे को साइकिल दिलाया। आप इमेजिन कर सकते हो, 1 महीने का काम करके फिर मुझे साइकिल दिलाना उस टाइम, और आज से 13-14 साल पहले। तब मैंने ये सोचा नहीं, तो बट ये था कि रिग्रेट था कि यार माँ ने और बहन ने मतलब 1 महीना या काम किया, नीडलिंग का काम किया, साइकिल दिलाया मुझे। और ये था कि मैंने ज़िद की थी उस टाइम, बट उस टाइम ज़िद की थी, साइकिल की जिद की थी। हाँ उस टाइम ज़िद की थी कि मुझे साइकिल चाहिए। लेकिन आज मैं ज़िद नहीं करता हूँ, आज जो मुझे मन में आता है अब तो मिल ही जाता अब तो है। मिल ही जाता है। ऐसी है कहानी। आदिल, पॉडकास्ट को छोड़ के मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जी बिल्कुल। आई थिंक ये पहली बार आप रिवील करने जा रहे हो आज कहीं पे ऐसा कोई चीज़ कि जिससे आप साइकिलिंग की बात कर रहे थे, जी जब आप गिव अप करने वाले थे जी 6th डे पे, जी। तब एग्जैक्टली क्या हुआ था बेसिकली मैंने जैसे बोला कि जब छोटे आप छोटे, साइकिल पे बैठ नहीं पा रहे थे? देखिए जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टोरी मैं आपसे सुनूं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम लोग सैडल पे बैठ नहीं पा रहे थे, छोटे छोटे ब्लस्टर्स निकले थे। अब यूनिफॉर्म भी फेल हो रही थी, ठीक है, और काफ़ी हाईली जेल पैड्स रहते हैं हमारे यूनिफॉर्म में। जैसे बड़ा ये हो रहा है बात बोलने में, लेकिन नहीं नहीं, टॉक अबाउट इट भाई। मैं तो चाह रहा हूँ इतना किसी की ज़्यादा कि अनबेरेबल अभी पेन। तक ये चीज़ किसी इंटरव्यू में कहीं पे जगह भी रिवील नहीं हुए है। ये हमारी ऑन टेबल कॉफ़ी पे डिस्कशन हुआ था, वहाँ ये बातों बातों में निकल के आया। बट आई वांट कि ये इंस्पायरिंग कहानी जो है, ये इंस्पायरिंग स्टेटमेंट जो है, ये बाकी लोग भी सुने। जब हम डे 7 मेरा चल रहा था, और डे 6 हम लोग सीट पे बैठ नहीं पा रहे थे, अनबेरेबल पेन। मेरे एक मेंटर है बाहर के, वो रहते हैं बेल्जियम में ही रहते हैं, वो नेदरलैंड साइड। सो उन्होंने बोला कि ऐसे आप थोड़ा एक अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे नहीं पता वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमने आपने देखा होगा, हम बेबी डायपर्स होते हैं, उनको हमने एक छोटी सी लाइक एक जिसमें हमारी यूनिफॉर्म रहती है उस टाइम का शेप का हमने काटा था, उस पर हमने पानी डाला था। और वो जब पानी से जब आप मतलब फूल जाता है वो, हाँ। तो उसके बाद हमने वो पेड़ के ऊपर था यूनिफॉर्म पे, तब जाके मैं थोड़ा कंफर्टेबल राइड कर पा रहा था। मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीज़ है कि शायद मैं मतलब ये बट ये है कि मुझे कंफर्ट चाहिए था थोड़ा बहुत, तो मुझे वहाँ पे कुछ भी करना था। सो डायपर पहन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। मतलब डायपर्स हमने, हाँ डायपर पहन के नहीं, बट उसका जो हाँ, कॉटन मतलब था वही है, वो वही पहन के। बट ये है कि कॉन्टेक्स्ट भाई वही मैंने, है। आप इमेजिन कर सकते हो, देखो एक रॉ चीज़ होती है, जैसे मतलब कुछ पाने के लिए वो बोलते हैं कुछ खोना पड़ता है। खोया कुछ नहीं, जो आपने किया है बहुत अच्छा किया है, एंड अच्छा यूज़ भी किया है, एंड आउटकम भी बहुत अच्छा था। बट ये एक मिसाल है आदिल की मेहनत की, जोक्स अपार्ट, कितनी आप मेहनत कर रहे थे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन जैसे आप अभी भी मेंशन कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स का काफ़ी स्ट्रगल रहा है, थोड़ा जानना चाहेंगे हम। आपने बताया पेरेंट्स, अगर आदिल तेली आज अलग अलग कंट्रीज़ में रेस करता है ना, मुझे आज भी वो दिन है याद है, मेरा पापा मजदूरी करता था, इवन स्टिल मुझे वो बोलता कि मुझे काम करना है, मैं बैठूंगा ना। क्या मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं आप बैठो, आप रेस्ट करो। और ही अर्नस 300 रुपीज़ पर डे दैट टाइम। ही यूज्ड टू अर्न 300 हाँ 300 दैट 400। पॉइंट ऑफ टाइम, या मुझे फील होता था कि यार मैं क्या ही ज़िद करूँ किसी भी चीज़ के लिए, क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि घर पे ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। हम लोग जब प्रोटीन यूज़ करते हैं वो भी 10-12 हज़ार का आता है, मल्टीविटामिन BCAA, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लगता है हमारी गेम में। तो अगर मेरा पापा 15,000 अर्न करता था, मैं कैसे उसको बोलूँ मुझे 16,000 दे दो, मुझे न्यूट्रिशन ख़रीदना है, या तो पूरे घर को चलाना है, पूरी फैमिली को चलाना है। तो वो चीज़ें याद है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। इवन मेरे दीदी ने भी नीडलिंग का काम किया हुआ है, तो घर को सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे ऊपर वाले ने इस लायक बनाया कि वो चीज़ें, वो जो थोड़ी बहुत थी, शायद मैं कहीं पे, मैं तो माँ बाप को इतना सपोर्ट नहीं कर सकता था कि मैं उनको बदले में कुछ दे दूँ, क्योंकि मेरी उतनी औकात नहीं है। क्योंकि माँ बाप ने जो मुझे दिया है ना, मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले की देन है कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि आदिल आप नाकामयाब हो जाओगे इस चीज़ में, इस फील्ड में जो आप कर रहे हो, कुछ और काम करो, हमें सपोर्ट करो। कभी नहीं, मुझे बस उन्होंने बोला कि जो भी करोगे मेहनत से करना, दिल से करना, और आपके पीछे पूरी फैमिली है। तो वो चीज़ मुझे ज़िंदगी में याद है। आज अगर मैं जो भी हूँ ज़िंदगी में कुछ किया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, मेरे दोस्तों का, मेरे मेंटर्स का, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे माँ बाप का। राइट। आदिल, यहाँ पर ना एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे हर एक माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीद होती है, और फिर जब बच्चा किसी भी गलत काम में लगता है, जी, क्या फील करते होंगे पेरेंट्स? तो मतलब आदिल, इट्स अ वेरी
अब है ना? आपने एक ऐसी बात बोली, फील। मैं अगर आपको ये बताऊं कि जब उनका एक बच्चा गलत काम करता है, उनको जीते जीते मौत आती है ट्रू, अपने पेरेंट्स को। ट्रू। क्योंकि हम उनको ऐसे चेहरे से देख सकते हैं, बट आप अंदर क्या चल रहा होता है वो महसूस नहीं कर सकते हो। या तो वैसे भी मेरे जितने भी अभी यंगस्टर्स हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी 18 से 25 की एज में है ना, मैं उनको एक ही बात बताना चाहूँगा, भाई ये लाइफ है, ये टाइम है जिस चीज़ का आप अपनी ज़िंदगी का अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आपने वक्त की कदर नहीं की ना, तो आपको वक्त कदर करना छोड़ देगा। या एग्जैक्टली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपना जो शाम को स्क्रॉलिंग करने के टाइम गूगल में लिखने से हाउ टू बी सक्सेसफुल, इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता। इसके लिए रियल हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए। आप शाम को 6 घंटे स्क्रॉल करोगे, फेस पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे, फेसबुक पे रील्स देखोगे, तो कल क्या इम्पैक्ट होगा? क्या उम्मीद रखोगे आप कल कि मुझे कल ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है? तो मैं इन सबसे ये कहना चाहूँगा, जो भी इस एज में है ना भाई साहब, वरना आपकी लाइफ में वाट लग जाएंगे अगर आपने लाइफ में इस टाइम का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लाए। देखिए ज़िंदगी में आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। जिस चीज़ की आप तमन्ना कर रहे हो ना, जिस चीज़ के आप पीछे भाग रहे हो ना अभी, वो सब आएगा। पहले कामयाब तो हो जाओ, तब जाके आपको सब मिलेगा। जब स्क्रॉलिंग की बात करें तो काफ़ी लोगों का करियर स्क्रॉलिंग पे है। देखिए मैंने अभी बोला, ये बात सही है, काफ़ी लोगों का स्क्रॉलिंग पे, लेकिन जी मैंने ये कहना चाहूँगा कि अपना अपना जो फील्ड है ना, उसमें True, सारे उसमें मेहनत करनी देखिए, बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मैं फॉर एग्जांपल जो भी कैमरा चला रहे हैं, इनका ही काम है, Yeah. तो ये जानते हैं हमें क्या करना है। शाम को ये Exactly. अपना काम करेंगे, लेकिन जिसका काम ये नहीं है उसको शाम को 8.5 घंटे 6 घंटे स्क्रॉल करेगा, तो उसको मिलेगा क्या? ट्रू। कुछ नहीं मिलेगा ना। राइट, सो जोक्स अपार्ट, हम बात कर रहे थे स्क्रॉलिंग की। आई पर्सनली फील लाइक जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे जहन में आ जाती है, इधर का कंटेंट उधर का कंटेंट, सो आई फील लाइक ये एक पेंडेमिक है अभी के टाइम में। जैसे कोविड भी एक पेंडेमिक था और ये कंटेंट कंज्यूम करना भी एक पेंडेमिक है। प्लीज़ बी वेरी रिस्पॉन्सिबल जब भी आप कोई वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट कंज्यूमर्स, डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली। ऐसा ही शेयर करेंगे, ये सब करेंगे तो फिर इनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे हम कंटेंट कंजप्शन की बात करेंगे। तो आदिल, जो आपको लग रहा है कि कुछ करना चाह रहे हैं या जिनको इन वे अभी तक रोड मैप नहीं है, फिगर आउट नहीं हो पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आपकी मैसेज क्या रहेगी उन यंगस्टर्स के लिए? मैं उन सबको ये बोलना चाहूँगा, जितने भी यंगस्टर्स अभी सुन रहे हैं, आप खाली डिग्रीज पे काम ना करें, एक अच्छा सा स्किल उठाए, ट्रू, उस स्किल पे काम करें, क्योंकि आजकल एआई तो सब खा रहा है दुनिया में। आप एक ऐसे स्किल पे काम करें जो सबसे यूनिक होगा, जो आपको पता होगा कि मुझे कल जाके फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करेगा लाइफ में। Exactly. अगर मैं भी आज से 6 साल पहले सोचता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं वो करूँगा ये करूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी खुद। आप कब तक गवर्नमेंट का वेट करोगे? ठीक है, इसलिए जो आपके पास भी अभी स्किल्स है उस पर मेहनत करें, एक स्किल पे काम करें। अगर आपने एक स्किल को मास्टरिंग की तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली जैसे हम भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर जॉब्स की कमी है, वो सारी चीज़ें हैं। अरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रॉब्लम जो है ये यहीं पे नहीं है, ये ऑल अक्रॉस है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे यंगस्टर्स को स्टार्टअप्स के पे काम करना है कि वो खुद से क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। जैसे कि देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट की स्कीम्स, मिशन युवा है, मिशन युवा पे वो ग्रांट ले गवर्नमेंट अभी सकते बहुत सारे स्कीम्स दे रहा है। डीआईसी में काफ़ी सारे स्कीम्स है। सो ऐसी काफ़ी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं यंगस्टर से कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाइए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डेफिनेटली। आप मैं आपको यही बात बताऊँ कि मिशन युवा पे जाइए। मेरे दोस्त ने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसने बोला भाई कब तक मैं गवर्नमेंट जॉब का वेट करूँ। उसने ऐसी एक स्कीम देखी ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें उसको सब्सिडी मिल रही थी बहुत अच्छी, लोन निकाल के सब्सिडी लेके अपना कैफ़े खोल दिया। सो भी अच्छा रन कर रहा है। ट्रू। सो काफ़ी जो ऐसे इनिशिएटिव्स है, इनफैक्ट सी वेस्ट मैनेजमेंट के बिल्कुल काफ़ी इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, या ई वेस्ट के काफ़ी अभी तक इनिशिएटिव्स कश्मीर में जा सकते हैं। टूरिज्म को लेकर काफ़ी इनिशिएटिव्स हो सकते कश्मीर हैं। उसके लिए सबसे फेमस है ना? वो चीज़ देखिए, कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन में पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। इवन जब मैं बाहर अभी खेलने जाता हूँ, वहाँ पे भी लोग कश्मीर को बोलते हैं यार कश्मीर बहुत खूबसूरत है। सो हम लोग टूरिज्म सेक्टर में भी कुछ बेस्ट कर सकते हैं। आप एक ऐसे आइडियाज़ आप एक ऐसा माइंडसेट रखिए कि हमें कुछ डिफरेंट करना है। आप ये मत बोलिए कि हमारे पास नहीं मिला, हमें शायद देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा यो सेमिस किस्मत असमस, बट ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप मेहनत करोगे। आप कल सोओगे, सुबह 8 बजे तक फिर बोलोगे यार किस्मत नहीं आई मेरे पास,
भाई साहब ऐसा नहीं है, आपको निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत तभी साथ देगी जब आपने उस चीज़ के लिए मेहनत की होगी। Exactly. देखिए बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि शायद आदिल तिली को ऐसे ही मिला, लेकिन आदिल तिली को कुछ भी ऐसे ही नहीं मिला। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं रोया भी हूँ बहुत बार कि शायद मैं नाकाम हो जाऊँगा, लेकिन उसी टाइम ये सोचता हूँ कि नहीं भाई मैं तो कर पाऊँगा जी, क्योंकि खुद के अंदर जज्बा था, डेडिकेशन थी, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो ना, आपने भी बोली कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं पहले आपको अपने गिराने आएंगे, लेकिन आप कुछ मत सुनिए। अगर आपको सपोर्ट पीछे से 2 लोगों का मिल रहा है ना, और हेट 15 लोगों का मिल रहा है ना, आप उन 2 लोगों के लिए कीजिए जो भी आप कर रहे हो। तो कल जाके वो जो हेट है वो ऑटोमेटिक सपोर्ट में चेंज हो जाएगा जब आप कामयाब हो जाओगे। Exactly. तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल, जो आपको क्या लग रहा है जो कश्मीर का इन जनरल पूरे कश्मीर का फ्यूचर है, स्पोर्ट्स कैसे चेंज कर सकता है, एथलीट्स कैसे चेंज कर सकता है? देखिए सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, मैं पूरी इंडिया की बात करूँगा। यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जब हम 10th 11th या 12th किताब में एडिशनल बुक रखी जाती है फिजिकल एजुकेशन, एडिशनल बुक यानी ले लो या मत ले लो आपके ऊपर है, EVS ले या कुछ भी ले सकते हो। लेकिन फॉरेन में किसी भी कंट्री में, चाहे किसी भी दुबई, इंडिया से बाहर की सब की बात करो, वहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको फिजिकल एजुकेशन लेना ही लेना है। इंडिया की टीम ओलंपिक्स में जाती है, अब इमेजिन करो 2 या 3 मेडल, 1 मेडल हमारी ओलंपिक्स टीम में आ जाती है। इंडिया 150 करोड़ की आबादी कंट्री है, और वहीं पे बाहर जिनको 50 लाख भी आबादी नहीं है, वो 10 12 15 मेडल लेके आ रहे हैं, 20 मेडल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में। तो अब इमेजिन करो कि हमारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट किधर है, 150 करोड़ की आबादी और 2 मेडल 3 मेडल ओलंपिक्स में, वहीं 50 लाख की आबादी और 15 मेडल 10 मेडल ओलंपिक्स में। तो हमें ये चीज़ चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पहले ही सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि स्पोर्ट्स है क्या चीज़, हमें उस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा पहले, तब जाके हमारा स्पोर्ट्स नेशन बन सकता है। हम अभी हमारा, अगर मैं कहूँ, हमारा स्पोर्ट्स नेशन है ही नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी चेंज करने की ज़रूरत है हमारी इंडियन स्पोर्ट्स में। राइट। आप ही कोई सजेशंस हो? स्पोर्ट्स का कल्चर अगर आपको लेके आना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँ कि सबसे बेस्ट अगर स्पोर्ट्स सिस्टम है ना, वो हरियाणा में। पता है क्यों? वहाँ जब नेशनल में मेडल लेके आता है ना कोई इंसान, पहली हरियाणा गवर्नमेंट और अनाउंस करती है भाई 5 लाख रुपए कैश प्राइज। वाह, ठीक है, और लोग इंस्पायर होते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, भाई साहब हमें चाहिए अब और। ठीक है, वहाँ पे इतने ज़्यादा ओलंपियंस हैं, इतने ज़्यादा मेडल्स हैं नेशनल ओलंपिक्स में, वहाँ पे एशियन गेम्स में, एशियन चैम्पियनशिप में, नेशनल चैम्पियनशिप में। कश्मीर की अगर बात करो ना, अभी तो रिसेंटली मैंने सुना पॉलिसी मतलब शुरू हुई, यहाँ पे भी कैश प्राइज है, लेकिन आज से पहले बेचारा नेशनल में मेडल लेके आता, उसको कोई जानता भी नहीं था उसके बाद। तो ये चीज़ है, हमें सपोर्ट सिस्टम रखना पड़ेगा, हमें पॉलिसीज़ ऐसी लानी पड़ेगी कि हमें बच्चे को लगना चाहिए कि कल अगर पेरेंट बच्चा स्पोर्ट्स में आ रहा है, उसको लगना चाहिए कि मेरा फ्यूचर है इसमें, पैसा भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है यार, और कल जाके गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नेशनल में भी यहाँ पे जैसे लाइक पॉलिसी, अगर आप नेशनल में मेडल लेके आओ तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ये बहुत सी स्टेट्स में है, जैसे जम्मू और कश्मीर में भी है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप कीजिए, पहले स्कूलिंग में ही कीजिए, तो तब जाके हमें एक स्पोर्ट्स अच्छा नेशन मिल सकता है, स्पोर्ट्स में कश्मीर में भी बढ़ सकता है। ग्रेट। आपके अवार्ड्स की बात करते हैं जी, कौन से बड़े अवार्ड्स मिले आपको अभी तक? देखिए अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले हैं, अब घर में रखने की जगह नहीं है ट्रॉफीज़ और अवार्ड्स की कोरियर कर दो हमारे वहाँ और काफ़ी मतलब एज नो कि मैं बहुत सारी फंक्शंस में जाता हूँ, और जहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाते, मतलब अवार्ड सर्मनीज होती है। और जब मैं OMG है मेरा इंडिया में फीचर हुआ था हिस्ट्री टीवी पे। अच्छा, हिस्ट्री टीवी पे? हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, उस पर टाइटल आपको मिला था। हाँ, उसमें मुझे मिला था कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ। उसमें मुझे लाइक जब मैं वो स्टोरी कर रहा था, उन्होंने बोला था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आपको मिला, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो जब वो स्टोरी कृष्णा अभिषेक के साथ शूट हुआ था तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। मैं द फर्स्ट एथलीट क्यों जो जिसका फ्यूचर हुआ था OMG मेरा, ये मेरा इंडिया पे। और लाइक आपने अभी बात बोली कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जब मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का फॉलो आया था, मैं सोच रहा यार गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुझे फॉलो कर रहा है। पहले मैंने देखा था यार गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब तो मुझे वो फॉलो कर रहे लाइक ऐसा ही है कि जैसे हिस्ट्री टीवी ये सब मुझे फॉलो कर रहा है। आई एम द ओनली कश्मीरी जिसको जॉन सीना फॉलो कर रहा है फिर तो सब चीज़ें आ ही जाती है। मतलब तो जैसे मुझे जॉन सीना ने फॉलो किया था यार, लाइक सुरेश रैना ने फॉलो किया यार, यानी कि मेरी स्टोरी उन तक पहुंच गई है और लग रहा है कि फिर कुछ कर रहे हैं, मतलब इट गिव्स यू मोटिवेशन, यू नो। सबसे हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ हासिल करते हैं ना ज़िंदगी में, फिर बहुत खुशी मिलती है। लाइक मुझे लगता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन नाउ, क्योंकि
यार जिस चीज़ का मैनिफेस्ट किया था, जिस चीज़ की तमन्ना की थी ना, वो चीज़ मैं धीरे धीरे हासिल कर रहा हूँ। और मेरे पीछे इस चीज़ का स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन। ग्रेट। नेक्स्ट हम रेस करेंगे इस रेस के साथ, अपना जॉन सीना के साथ। बट वो नहीं चला पाएगा साइकिल मेरे साथ। अब हम कब रेस कर रहे हैं? जब आप चाहो, आप और मैं करेंगे फिर। चलो, हारना तो पसंद नहीं है आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। है ना, होपफुली और एक पॉडकास्ट हम करेंगे जब आपका तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इंशाल्लाह होप। मुझे अभी भी क्यूरियोसिटी है, कुछ और बोलते ना उस बारे में। नहीं, बट मैं पहली बार आपके लिए बता रहा हूँ कि तीसरा आने वाला है JNK के लिए। Great. हम तो कोशिश करेंगे उसको एक अच्छे मार्जिन से बीट करें। उसके लिए अभी Definitely, इंशाल्लाह। तैयारी शुरू होगी बहुत जल्दी। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच उमर। आप हमारा पॉडकास्ट जो है एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गाना, स्पॉटिफाई, यूट्यूब पे देख सकते हैं। मिज़ान की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।